आज कोई इम्पोर्टेंट डे है? मैंगो डे है ना? क्या होता है मैंगो? मैंगो आलू होता है? हैं? क्या होता है मैंगो आलू? आम, अच्छा आम होता है। खाया है कभी? कैसा होता है खाने में? मीठा, कड़वा, बिटर बिटर होता है ना थोड़ा थोड़ा? मीठा होता है। वाई इट इज नॉन एज बाथरूम फ्रूट? गंदा गंदा हो जाता है, ढंग से खाया करो। अकल नहीं है? खाते टाइम गंदा गंदा हो जाता है? भाई ढंग से खाया करो। चलिए, तो मैंगो डे पे आज का आपका क्विज़ है। शाम को 6:15 बजे क्लास के तुरंत बाद, है ना? यूट्यूब पे लगा लेना। अरे कुछ क्वेश्चन ही मिलेंगे, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है ना? कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट ही देखने को मिलेंगी। प्रोडक्शन का डेटा क्या है, करंट में क्या सिनेरियो है, ठीक है? तो देख लेना। चलो, आज हम बात करते हैं आपकी किसके रिलेटेड? सीड। तो कल भी सीड के रिलेटेड कुछ बोला था आपको पढ़ने के लिए। क्या करके आए हो कुछ? क्या करके आए हो? दिखाओ ज़रा। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों दिखाना किस किस ने लिखा है। अब 2-4 मिनट के लिए कुछ लोग भाग जाएंगे। हैं? क्यों? कि सर किया ही नहीं है। वेरी गुड रोहित कुमार वर्मा, बहुत बढ़िया बेटा, बढ़िया है, बढ़िया, गजब। डोंट वरी, मैं आपकी कॉपी कहीं नहीं भेजूंगा टेलीग्राम वगैरह पर, चिंता मत किया करो। मुझे आपकी आदत नहीं है ये वाली, है ना? मैं मेरी कॉपी भेज दूँ वही बहुत है। मुझे पोस्ट भेजने का टाइम नहीं होता है। तुम अपनी पोस्ट क्यों भेज रहे हो? है ना? बहुत बढ़िया सिप्रा, बढ़िया बेटा, सिप्रा बढ़िया है बेटा। हाँ, एनएससी वगैरह दिख गया मेरे को। और कोई? बस दो ही लोग हैं? बाकी लोगों ने क्या किया है? मनीष बता भाई। लिखा नहीं जी, ओदा था मतलब? ये क्या होता है? कहाँ था? अच्छा, पढ़ा था। ओहो, ओडा नहीं था, पढ़ा था। ठीक है, चल पढ़ा था ना? बता फिर, एनएससी एस्टेब्लिश कब हुआ था? बस बंद कर दे उसको और मेरी तरफ देख ले, वीडियो ऑन कर ले। हाँ, अब मेरी तरफ देख ले, माइक ऑन कर। हाँ, अब बोल, एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1963, ओके। अच्छा ये बता, एनएससी जो है कौन सी सीड का प्रोडक्शन करता है? हैं? ओके। और एनएससी जो है वो, अगर हम बात करें, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कहाँ पे है? एनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक है, पढ़ा होता तो बेटा याद भी होता। सबसे पहले वही लाइन लिखी है जब उसमें एनएससी की वेबसाइट के ऊपर जाओगे कि हेडक्वार्टर कहाँ एस्टेब्लिश्ड है? न्यू दिल्ली। इसके रीजनल सेंटर भी हैं 4 आपके। ठीक है, कहाँ कहाँ है रीजनल सेंटर? एक तो सिकंदराबाद में है, एक भोपाल में है, ठीक है। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल लैब है वो, ठीक है। देखो, 4 ही क्वालिटी कंट्रोल लैब है और 4 ही रीजनल स्टेशन हैं। आपको रीजनल स्टेशन कोई नहीं पूछेगा, पर क्वालिटी कंट्रोल लैब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा। इसके अलावा बताओ, एनएससी के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट है? हम्म, टू प्रमोट द सीड इंडस्ट्री, ओके। और कोई पॉइंट एनएससी का? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द सीड, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वालों आप लिख दो जो भी पॉइंट आप लोग जानते हो। ओ नेमरा सुंडा, मेरे को ना, क्या करेगी नेमरा सुंडा, ये तो बता दो मेरे को। हैं? कब तक नेमरा सुंडा के भरोसे पड़े रहोगे भाई, ये बताओ बेटा। नेमरा सुंडा
ही पढ़नी थी तो क्यों आए, ये तो बता दो मेरे पास। हम्म? फिर मेरे पास आने की क्या रिक्वायरमेंट थी, नेवरा सुंडा पढ़ लेते। बताओ भाई एनएससी के बारे में और बताओ, पॉइंट बहुत सारे हैं, एक नहीं है। वेरी गुड, ये आपका कुछ क्रॉप जैसे कि मेनली बनाना के लिए टिश्यू कल्चर जो प्रोडक्शन है उसके लिए भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए एनएससी केवल आपका सीरियल क्रॉप का ही सीड नहीं, आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप के सीड प्रोडक्शन के लिए भी इक्वली क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। जहाँ पर नीड है वहाँ पर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की भी रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली उसके लिए है ना। वेरी गुड, आपकी सीड डिमांड के लिए बाइनियल सर्वे जो है वो भी कंडक्ट करने का काम कौन करता है, एनएससी करता है, कि एक्चुअल में किसी एरिया में कितनी डिमांड है, कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा आपका, इसकी डिमांड रहेगी। उसके बाद और बताओ क्या है। हाँ जी, मेंटेन, वो तो हो गया, जैसे सभी आपके सीड प्रोडक्ट जो क्रॉप प्रोडक्शन है यही की बात है, उनके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। और बोलो, प्रोडक्शन ऑफ ब्रीडर सीड, ये तो देखो आपका मेनली, अगर देखो प्रोडक्शन की बात करें ना, तो सीड प्रोडक्शन के रिलेटेड याद रखना, आपका जो है फाउंडेशन सीड भी और सर्टिफाइड सीड भी, दोनों के लिए ही प्रोडक्शन में कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका एनएससी रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ये किस सीड के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दोनों ऑप्शन में है तो एक को चूज करना है, तो आंसर क्या लगाओगे, फाउंडेशन। ठीक है, अगर दोनों में से हमें एक को आंसर चूज करना पड़ रहा है तो आंसर क्या रहेगा, फाउंडेशन, क्योंकि मेजरली जो ये प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द फाउंडेशन सीड। ठीक है, ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका फाउंडेशन सीड के लिए प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन है, एनएससी। अच्छा, इसके बारे में और बताओ। 620, ये वेराइटीज इतनी मतलब, क्योंकि देखो कहते हैं ना रोज रेगुलर चेंजेस होते रहते हैं, उनमें कोई नहीं पूछेगा बेटा। और बताओ, बोलो क्या लिखा था, नहीं लिखना। टाइमली सप्लाई, देखो फॉर एग्जांपल अगर हम सीड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो देखो आपने वर्ड सुना होगा एक, सीड टेक्नोलॉजी। सीड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि सीड को प्रोडक्शन करना, सीड को जो प्रोडक्शन करने के लिए टेक्नोलॉजीज की रिक्वायरमेंट है उनको डेवलप करना, नई रिसर्चेस करना, या आपका सीड जो है वेल क्वालिटी का प्रोडक्शन करना। अब मेन जो इसके फीचर होते हैं वो 4 फीचर होते हैं। सबसे पहला होता है सीड टेक्नोलॉजी का, कि कोई भी सीड है वो आपका क्वालिटी सीड प्रोडक्शन किया जाए। क्या किया जाए, क्वालिटी। और क्वालिटी में हमने जो कैरेक्टर पढ़े थे सारे के सारे क्या होते हैं, इसमें इंक्लूडेड किए जाते हैं। दूसरा कि सीड जो है उसको क्या किया जाए, टाइमली अवेलेबल करवाया जाए। क्योंकि फॉर एग्जांपल आज मुझे सीड को प्रोडक्शन करना है, सॉरी ग्रो करवाना है, मेरे को सोइंग करनी है, और आप मुझे लाकर सीड दे रहे हो 15 दिन के बाद, क्या मेरे लिए सीड कोई आपका मायने रखेगा, आपने ले दिया, नो। तो सीड का टाइमली अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। और एक इसके अंदर आता है कि सीड जो है वो आपका इफेक्टिव कॉस्ट पर अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल आप कितनी भी कॉस्ट बढ़िया से उसके ऊपर लगा लीजिए, जो सीड है उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका क्वालिटी। क्योंकि उसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर आपका क्वालिटी के साथ साथ अगर कॉस्ट इफेक्टिव होगा तभी वो बेटर रहेगा। अगर वो कॉस्ट में बहुत ज़्यादा चला गया, याद है मैंने कल परसों डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि कॉस्ट इफेक्टिव क्या होना चाहिए, आपका टेक्नोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव ही आपका सीड का वैल्यू होना चाहिए, और उसकी मार्केट वैल्यू, यानी कि इसके अंदर ही बात करते हैं हम यहाँ पर कि मार्केट वैल्यू क्या होना चाहिए, प्रॉपर आपका या तो कम या एक मार्जिनल या मिनिमम रेट पर अवेलेबल होना चाहिए, सो दैट आपका लो जो आपका यहाँ पर पुअर फार्मर, स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर है वो भी उसको क्या कर सके, परचेज कर सके। समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्या रहा, क्वालिटी, टाइमली अवेलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव, और एक और होता है आपका, 4 होते हैं इसके अंदर मेन। याद है किसी को, नहीं याद, क्या बात, माइंड से स्किप हो गया मेरे, वरना मैं बता देता
हैं? हाँ, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, बहुत बढ़िया, थैंक यू। रैपिड मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब क्या होता है कि आपका जब सीड प्रोडक्शन किया जा रहा है तो उसको, क्योंकि टाइमली सप्लाई कब हो पाएगा, जब सीड प्रोडक्शन जल्दी जल्दी होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, देखो अभी एग्जाम्पल आपको एक बेस्ट देता हूँ। आप प्रेजेंट टाइम में जब सीड प्रोडक्शन करते हो तो 5, 6, 10 साल लग जाते हैं, यस और नो? कई वेराइटीज़ को रिलीज़ करते करते 6, 7 साल 10 साल लग जाते हैं, देखा होगा आपने। क्यों? क्योंकि हम पहले F1 प्रोड्यूस करते हैं, अगले सीजन में F2 प्रोड्यूस करते हैं, फिर F3 प्रोड्यूस करते हैं, करते करते हो जाता है टाइम बहुत ज़्यादा। अभी रिसेंट में इंडिया में क्या हो रहा है, अभी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आने वाले 10 साल में शायद पॉसिबल हो पाए, क्योंकि आपने सुना होगा CGIAR, कंसोर्टियम ग्रुप फॉर एग्रीकल्चर जो रिसर्च आपका है, उनके साथ ICR जो है वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। उस प्रोजेक्ट के अंडर में इंडिया में इसी टेक्नोलॉजी को लाए जाने की कोशिश हो रही है कि कैसे आपका विद इन 1 ईयर या 2 ईयर के अंदर एक वेराइटीज़ को क्या किया जाए, या 5 मंथ 6 मंथ में क्या किया जाए, वेराइटीज़ को लॉन्च किया जाए। तो उस प्रोजेक्ट को जल्दी ही लॉन्च कर दिया जाएगा, उम्मीद की जा रही है कि 2023 तक उसको लाया जाए, ठीक है। तो वो अगर लाया जाता है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, एक जो आपका सीड इंडस्ट्रीज है इसमें एक बूम देखने को मिलेगा, अच्छा खासा क्वालिटी प्रोडक्शन होगा और टाइमली आपको सीड जो है वो क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये अब देखो, क्योंकि देखो जब ये चीज़ें होती है ना, ये रिसर्च की बातें होती है, तो रिसर्च का मतलब ये नहीं कि हम सारा दिन रिसर्च को लेकर बैठे रहें, वही चीज़ हमारे एग्जाम में आ जाएगी, नहीं। वो है एक जनरल नॉलेज की बात कि हाँ प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, कई बार क्या होता है, तुम लोग ना जब पढ़ते हो तो तुम पढ़ने के टाइम ये सोचते हो कि यार मेरे लिए एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है ना, जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वही मैं पढ़ कर जाऊँ। एक बात बताओ बेटा, एग्जाम में या तो आते हैं 60 क्वेश्चन, या आते हैं 100 क्वेश्चन, या आते हैं आपके 50 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन, ऐसा ही होता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी आपने एग्जैक्टली यही 60 पढ़े और यही 60 आ जाए, पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है ना बेटा। कई बार तो ऐसा होता है कि आप पढ़कर जाते हो, बहुत सारा 60 में से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बड़ी बार तो होता है कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि रीजन, आप देखो कभी भी किसी की डाइवर्सिटी को आप चुनौती नहीं दे सकते हो, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको हमेशा बोलता ज़रूर हूँ कि आपका सिलेबस है ये और इसमें से आपको करवाया जा रहा है और 90% क्वेश्चन के आंसर यही आ जाएंगे। लेकिन अगर कई बार एग्ज़ाम जो है या एग्जामिनर जो है वो बहुत सनकी है, सनकी का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि वो बहुत पागल है, इसका मतलब है कि वो आपका अच्छा खासा लेवल है और वो मतलब उसके दिमाग में आ गई कि जो लेवल मेरा है वही तो बच्चों का होना चाहिए। फिर वो क्या करता है, वो फिर ऐसे क्वेश्चन को सेट करता है कि वो आपका या तो कोई अच्छी खासी PhD वाला पर्सन या कोई अच्छी खासी नॉलेज वाला पर्सन ही उसको क्या कर पाएगा, आंसर कर पाएगा, अदरवाइज हर इंसान के बस की बात पेपर करना नहीं रहेगी। उस केस में हमें घबराना कभी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे अंदर क्या है, एक पोटेंशियल नहीं है। हम जैसे एग्ज़ाम जब आ जाता है ना, तो 1 महीने में पूरा सिलेबस करने की कोशिश करते हैं और पिछले 3-4 महीने जो हमारे जाते हैं वो हमारे वेस्ट चले जाते हैं। ऑब्जर्व किया है कभी इस चीज़ को? हम हमेशा जब एग्ज़ाम के आता है, अभी सोच के देखो, फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्ज़ाम की बात करता हूँ, नाबार्ड की बात करता हूँ, FO की बात करता हूँ, ICAR नेट की बात करता हूँ, ICAR JRF की बात करता हूँ, अब JRF वाले क्या हैं, एकदम से टूट पड़े हैं, ठीक है। इतने दिन जाग नहीं आई, अभी मेरे को फ़ोन करके बोल रहे हैं कि सर जो आपका ICAR का कोर्स था ना वो कितने का है। मैंने कहा अब दे ही नहीं रहा मैं, कि सर रिकॉर्डेड की दे दो। मैं कहा ना अब अवेलेबल ही नहीं है। सर पैसे ले लो, तो मैंने कहा पैसे के बिना देता कौन है, पैसे के बिना देता कौन है। लेकिन अब क्या चाहिए कि कोर्स चाहिए। वही हालात है, क्यों? क्योंकि अब एग्जाम आपका कहां पर आ गया, सिर पे आ गया, अब पढ़ना है। लेकिन अभी क्या हो गया, अब लोग पैसा कमाएंगे, क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई इस टाइम बच्चा क्या दे देगा, एकदम से पैसा दे देगा, चाहे उससे 5 ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो। लेकिन मैंने क्या बोला, नहीं अब कोर्स नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टाइम है वो नहीं पढ़ सकता, उसको जितना मैंने दे रखा है वो कभी नहीं पढ़ पाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है उतना। वो बोल रहा है सर कंटेंट, हाँ वो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, वो 2-4 हज़ार है, कोई दिक्कत नहीं, तेरे लग गए तो। लेकिन मैं 5 हज़ार का कोर्स जब तेरे को दूंगा तो डेफिनेटली तेरी कॉस्ट लगने वाली है, तेरी नहीं लगने वाली, तेरे घर वालों को लगने वाली है, पास तो वैसे भी नहीं होगा, है? क्या करूं उसको दे के, समझ में आ रहा है? वही बात है। तो अब अभी से इसीलिए बोलता हूँ कि ये जो चीज़ें होती है ना, इनको इसीलिए बोलता हूँ समराइज किया करो साथ साथ, जितना हो सकता है ना डाइवर्सिफाइड करके उस चीज़ों को ग्रेब कर लिया करो। इससे क्या रहेगा कि आपका एग्ज़ाम के लिए आप लोग रेडी हो जाओगे। कभी भी आप लोग ये मात नहीं खाओगे कि मेरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मेरे पास नहीं है।
ठीक है, इसलिए आपको डेली 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 रोज रोज इतना बोलता हूँ कि इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो। थोड़ा करवाता हूँ, पर मैं इसलिए सोचता थोड़ा करवाता हूँ कि शायद तुम क्लास में तो है ना कुछ कुछ सुन के जाते हो तो 10-15 मिनट तो पढ़ ही लोगे उस बात को, ठीक है, इसलिए होता है। लेकिन बाकी टीचर्स की क्लास तुम देखना, किसी की 2 घंटे जाएगी, किसी की 2.5 घंटे भी जाएगी, किसी की दिन में 2-2 क्लासेस भी होंगी। क्यों? क्योंकि भाई मेन सब्जेक्ट तो मैंने धीरे धीरे करवा लिया, बाकी करते रहेंगे। क्या है, पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे, वीडियो देखना होगा वीडियो देख लेंगे, पढ़ना है कि नहीं वो पता नहीं इन्होंने, हैं? समझ में आया बेटा? इसलिए बोलता हूँ, ठीक है। वापिस आ जाओ। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो रहा है, इसका सीड टेक्नोलॉजी के मेन प्रिंसिपल या मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं, 4 हैं। हो जाएगा प्रोडक्शन। चलिए अब हम बात करें तो हमारा सीड टेक्नोलॉजी के बाद अब पॉइंट क्या क्या आते हैं। तो देखो मैंने सीड टेक्नोलॉजी के लिए आपके लिए एक PDF प्रिपेयर की हुई है वैसे तो, ठीक है, ये सभी के पास ही अवेलेबल है वैसे तो, है ना, वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सीड एक्ट ये हमें पता होना चाहिए कब आया था, 1966 में आया था। ये देखो मैंने क्या बोला था, एज पर सीड एक्ट सीड इंक्लूड सीड ऑफ फूड क्रॉप इंक्लूड एडिबल ऑयल सीड, सीड ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, कॉटन सीड, सीड ऑफ कैटल फॉडर, जूट सीड, सीडलिंग, ट्यूबर, बल्ब, राइजोम, रूट, कटिंग, ऑल टाइप ऑफ ग्राफ्ट एंड अदर वेजिटेबल प्रोडक्ट। क्या है ये? सीड है। कई बार क्या होता है, कल मैं जैसे बता रहा था ना कि भाई आपका सीड जो होता है वो कोई भी पार्ट हो सकता है प्लांट का। आधे क्या सोच रहे थे, मास्टर खाली मार रहा है ऐसे 2-4 दिन कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर समझ में आता है कि भाई ये कहाँ सच में है या नहीं है। तो उसके लिए आपका क्या है, सीड एक्ट 1966 बोलता है कि सीड क्या होता है। समझ में आ गया? भूलोगे तो नहीं इसको। चलिए अब आपको और बताता हूँ नेशनल सीड कॉरपोरेशन का। इसके अंदर क्या है कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन 1961 के अंदर इनिशिएट किया गया था ICAR के द्वारा। यानी कि इनिशिएट करने का मतलब क्या होता है कि इनिशिएशन लेना, एक स्टेप अप लेना। एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, आज आप सोचो कि मुझे पढ़ना है, लेकिन आप जॉब लगोगे कब? ये पढ़ते ही तो सोचने से तो नहीं लगोगे ना, कब? जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो इन्होंने पढ़ने की सोची कब? 1961 में, लेकिन पढ़ा कब? 1963 में, ठीक है। वो वाली हालात तुम्हारे हैं ना, तुम पढ़ने की आज सोच रहे हो, लेकिन पढ़ोगे कब? जिस दिन एग्जाम का 15 दिन बचेगा उस दिन बोलोगे सर अब मेरे को ना 1 नाइट नोट्स दे दो। फिर वो जहां मिलेंगे वहां घूमते फिरोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ सीड। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, तो ये बेटा आपका NSC का जितना भी है इसके अंदर मेन ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया। प्रोडक्शन करते हैं ना, किस किस का करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पर बेटा है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ, क्वालिटी सीड के अंदर क्या होना चाहिए, ये डिस्कस कर लिया ना हमने, ये नहीं किया? हो चुका है सारा का सारा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुके हैं क्या? जेनेटिकली प्योर, फिजिकली प्योर बताया था कि नहीं बताया था? ये बस इतना बता दिया कि मेज और भिंडी में कितना होता है, 99% होता है। ऑल क्रॉप में ऑलमोस्ट कितना होता है, 98% होता है। कैरेट में कितना होता है, 95 होता है। सीसम, सोयाबीन, जूट में कितना होता है, 97 रहेगा। ग्राउंडनट में कितना रहेगा, 96 रहेगा। इसका रीज़न क्या है, ये भी तो होना चाहिए ना। देखो बेटा, कोई भी सीड जो होता है ना, उसकी क्वालिटी, उसके अंदर फिजिकल प्योरिटी डिपेंड करता है कि उसका जो रेजिड्यू उसके अंदर मिक्स हुआ है ना, उसके अंदर सोइल के पार्टिकल जो मिक्स हुए हैं, क्या उनको आइडेंटिफाई करना इजी है या नहीं है। देखो बोल्ड सीडेड में ज़्यादातर फिजिकल प्योरिटी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जैसे ही आपने ग्राउंडनट का देखा, सोयाबीन का देखा, इनमें देखा कि यार 96 और 97% है। ऐसा क्यों? ये तो बोल्ड सीडेड होते हैं। भाई मूंगफली का सीड कैसा होता है, प्रॉपर बोल्ड होता है आपका। फिर भी आपने क्या देखा, ये क्या है, 96% है। एक्चुअल में क्या होता है, इसके साथ जब आपके प्लांट रेजिड्यू ऐड हो जाते हैं या सोयल के पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं तो उनका कलर थोड़ा सा रिजेंबल करता है, इसलिए उनको सेपरेट कर पाना क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और दूसरा, आप लोग अच्छे से जानते हो कि इसका जब पोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपका मिक्स हो जाता है तो उस टाइम उसको सेपरेट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। तो इसलिए इनको हम इनके अंदर प्योरिटी बोलते हैं। कैरेट 95% सबसे कम इसी का होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि कैरेट का सीड जो होता है ना वो खुद कचरा लगता है, ऐसे लगता है रेजिड्यू ही है वो, ठीक है। तो आपका यहां पर इसलिए जो है कैरेट के अंदर क्या होता है, आपका 95% यानी कि लेस फिजिकल प्योरिटी होती है, क्योंकि उसको सेपरेट कर पाना थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है भाई। हाँ मनीष है,
भाई साहब समझ में आ गया? शुक्र है, समझ में आना चाहिए भाई। उसके बाद क्या है आपका, नेक्स्ट यहाँ पर है हायर जर्मिनेशन परसेंटेज। देखो जर्मिनेशन परसेंटेज भी क्या होता है आपका, हाई होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पर फिजिकल विगरनेस और आपकी स्टेमिना की बात की थी हमने, तो विगरनेस को ही हम यहाँ पर स्टेमिना के साथ अब स्टेमिना का मतलब ये थोड़ा ना सीड बोलेगा बॉडी, है ना, क्या बोलता है सीड, सीड विगरनेस के थ्रू बोलता है कि हाँ भाई मेरे अंदर क्या है, डेफिनेटली एक स्टेमिना, क्योंकि वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, कैसे वहां पर अपने आप को एडवर्स कंडीशन में ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका स्टेमिना। नेक्स्ट है हायर स्टोरेज कैपेसिटी, और ये हो गया बेटा। अब आ गया फ्री फ्रॉम ऑब्जेक्शनेबल वीड सीड और ऑब्जेक्शनेबल या डेजिग्नेटेड डिजीज। तो याद रखना डेजिग्नेटेड डिजीज हमारी इंपॉर्टेंट क्रॉप में, और ये जो आपके हैं वीट के अंदर लूज स्मर्ट, क्या कोजल ऑर्गेनिज्म का नाम है, अस्टिलेगो टिटिसाई, सोरगम स्मर्ट जिसको आप ग्रेन स्मर्ट, हेड स्मर्ट के नाम से भी जानते हो, स्पेसिलोसिया सोर्जियाई। नेक्स्ट आपका पर्ल मिलेट, एरगेट भी बोलते हो, या फिर आपका यहाँ पर ग्रेन स्मर्ट भी बोलते हो, डाउनी मिल्ड्यू भी उसको बोलते हो, ठीक है। और इसके अंदर हम इसको सुगरी डिजीज के नाम से भी जानते हैं, एरगेट को, पता है आपको, यस और नो, अबे यस और नो, हाँ। नेक्स्ट क्या है आपका, इसके अंदर देखो ये आपका तीनों ही डिजीज यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट है। एरगेट को हम किस नाम से जानते हैं, सुगरी डिजीज, लेकिन एरगेट, ग्रेन स्मट या डाउनी मिल्ड्यू, तीनों के कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है, क्लेवसेफ माइक्रोसेफला, टोलिस्पोरियम पेनिसिलियारी, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, ठीक है। ये तीनों के क्या हैं, अब तीनों ही परमिलिट में क्या होते हैं, डेजिग्नेटेड डिजीज होते हैं, कभी नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है काउपी, ये आपका एंथ्राकनोज इसके अंदर कोज करता है ना। एंथ्राकनोज डिजीज जो है वो कोलेटोट्रिकम स्पीसीज कोज करती है। एंथ्राकनोज जहां भी आ गया ना 99% आंसर क्या रहेगा, कोलेटोट्राइकम। ग्रीन ग्राम, इसके अंदर हेलो ब्लाइट डिजीज होता है जो कि आपका स्यूडोमोनाज फेसियोलियो कोला, जिंजली यानी कि सिसिमम, इसके अंदर आपका लीफ स्पॉट जो कि सैर्कोस्पोरा सिसिमम की वजह से होता है। सनफ्लावर के अंदर डाउनी मिल्ड्यू, प्लाज्मोवोरा आपका इसकी वजह से। इसी वजह ब्रिंजल, चिल्ली, टोमेटो, इन सभी के अंदर जो आपके डिजीज हैं उनको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको हर हालत में देख लेना। ऑब्जेक्शनेबल जो वीड होते हैं, पर्ल मिलेट सॉरी पैडी के अंदर क्या होगा आपका, वेल्ड राइस और एजस्टाइवा, आपका फटुआ। आपका यहाँ पर क्या होता है, वाइल्ड मॉर्निंग ग्लोरी, मॉर्निंग ग्लोरी या मॉर्निंग ग्लोरी, मॉर्निंग ग्लोरी, मॉर्निंग भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो मॉर्निंग ग्लोरी जो होती है किसको बोलते हैं, हिरणखुरी को, कॉन्वोवुलस आर्वेंसिस, ठीक है। किसको बोलते हैं, कॉन्वोवुलस आर्वेंसिस, हिंदी में बोलूं तो हिरणखुरी। सर स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर दो, मेरा क्या जा रहा है, चाहे सारी जूम करवा लो मेरे से, तो ये लो, खुश, तुम खुश, हम खुश, ठीक है। सनफ्लावर, वाइल्ड सनफ्लावर, हेलियंथस स्पीसीज, भिंडी, लेडी फिंगर, ठीक है, वाइल्ड ओक्रा, रेपसीड, आर्गेमन, ल्यूशन, दोदर, कस्क्यूटा, कर लोगे याद, यस और नो, पक्का। तो ये हमारे क्या रहे बेटा, ऑब्जेक्शनेबल वीड्स। ग्रो आउट टेस्ट कल बताया था आप लोगों को, यस और नो समझाया था ना, प्लीज यार यस और नो बोल दिया करो, मजा नहीं आता है सच में, ऐसे लगता है पता नहीं मतलब दीवारों को पढ़ा रहे हैं, चल रहा है काम है? आप लोग चाहते हो क्या ऐसे, नहीं चाहते ना, बस फिर, वरना देखो मैं पढ़ा के चला जाऊंगा 1 मिनट में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 मिनट लगेगी मैक्सिमम। देखो क्लासेस ऑफ सीड में क्या रहता है बेटा, न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और रजिस्टर्ड सीड। डेफिनेशन ऑफ सीड क्लासेस, न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रीडर क्या होता है, ये सीड आपको पता है ना, क्लासेस नहीं पता है बताता हूँ।
देखो ये सारी क्या है आपकी क्लासेस ऑफ सीड है। देखो बेटा होता क्या है कि आपकी इंडिया के अंदर मेजर कितनी क्लास हैं? 4 क्लास हैं। याद रखना इंडिया के अंदर जो न्यूक्लियस सीड है वो आपका या तो साइंटिस्ट या ब्रीडर उसको यूज करते हैं ब्रीडर सीड को प्रोडक्शन करने के लिए या उसका इंप्रूवमेंट करने के लिए। इसके अंदर 100% क्या होती है? जेनेटिक प्योरिटी होती है। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर आता है इसकी जेनेटिक प्योरिटी के रिलेटेड। तो याद रखना ब्रीडर में भी कितना होता है जेनेटिक प्योरिटी? 100% होता है। लेकिन जो फाउंडेशन सीड होता है इसमें जेनेटिक प्योरिटी कितना होता है? 99। और इसमें कितना होता है? 99। कोई ना लड़ाई मत करो, मैं बस यही देख रहा था। क्या हो गया? 99 और 99.5%। लेकिन याद रखना अगर सर्टिफाइड हाइब्रिड सीड आ जाए, क्या सर्टिफाइड हाइब्रिड सीड, तो उसका होता है 95%। क्या होता है? 95%। ठीक है। नेक्स्ट, अब इनका आता है कलर का टैग। ठीक है, एक टैग लगाया जाता है ना इसको। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, आप कपड़े परचेज करने जाते हो, शोरूम में गए हो कभी? हैं? परचेज किए कभी? सच में? हाँ, पापा के पैसे उड़ाए होंगे, है ना? ठीक है। तो क्या देखते हो, उसके ऊपर एक टैग लगा होता है जिसमें प्राइस इन्फॉर्म्ड होता है। सबसे पहले है ना मैन्युफैक्चरर कौन है, उसकी कंपनी का नाम लिखा होता है। फिर उसके बाद उसका जो आर्टिकल है उसका आर्टिकल का नंबर लिखा होता है। ठीक है। फिर उसके अंदर कलर वगैरह ये सारी चीजें मेंशन होती है। उसी प्रकार से जो आपका सीड का होता है उसके ऊपर भी एक टैग लगा होता है। उस टैग के ऊपर ये लिखा होता है कि कौन से टाइप का सीड है, किस क्रॉप का सीड है, इसकी वैरायटी कौन सी है, और उसके अंदर जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है, उसकी फिजिकल प्योरिटी कितनी है, जेनेटिक प्योरिटी कितनी है, वो सब चीजें क्या होती है उसके ऊपर मेंशन होती है। तो उसका जो कलर होता है वो कैसा होना चाहिए? तो पहले तो होता है टैग का साइज कितना होना चाहिए। क्या होता है पहला आपका ऑप्शन? उसका टैग का साइज कितना होना चाहिए। तो याद रखना टैग साइज आपका इसका तो होता ही नहीं है, तो फिर टैग कलर कहां से होगा? वो भी नहीं होगा। इसके अंदर नेक्स्ट होता है ब्रीडर के लिए। हाँ, इसके लिए क्या होता है? 12 × 6 सेंटीमीटर, मतलब 12 मीटर की आपकी लेंथ रहेगी और 6 सेंटीमीटर की उसकी क्या रहेगी? ब्रेथ रहेगी। और टैग जो आपका इसके अंदर कलर होता है वो क्या होता है? गोल्डन येलो कलर। क्या होता है? गोल्डन येलो कलर, या इसको बफ कलर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद में आपका फाउंडेशन रहेगा। इसके लिए आपका 15 × 7.5 सेंटीमीटर और इसके लिए भी 15 × 7.5 सेंटीमीटर। और याद रखना इनके अंदर जो कलर का टैग होता है, फाउंडेशन में आपका वाइट कलर होता है और यहाँ पर आपका अजार ब्लू कलर हमारा देखने को मिलता है। These are the classes of seed that are available in India. But always remember that अगर वो पूछता है वर्ल्ड में कितनी सीड क्लासेस हैं, at that time your answer will be are you sure? 5। ठीक है। तो और कितने होते हैं? 5 होती है बेटा। रजिस्टर्ड सीड इसमें ऐड होता है। ठीक है। क्या रजत? क्या बेटा रुकिए, हमें बाहर नहीं जाना है ना, हमें अभी रुकना है ना। प्रोसेस बाय प्रोसेस हर चीज को कवर करेंगे। ठीक है ना। वो सुना है क्या आपने? करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवाज जात ते सिल पे परत निशान, है ना। वही बात है, अभ्यास करना है, बट कैसे? धीरे धीरे। कभी देखा है जिम में जाते हो, जाते ही पहले दिन 500 किलो ऐसे करके ये ले,
कर भी दिया तो कमर में मोच आ जाएगी, 6 दिन तक खड़े नहीं हो पाओगे, 6 महीने भी नहीं हो पाओगे, है ना। वही बात है, वही यहाँ पर है, इसको धीरे धीरे उठाएंगे, है ना। पहले हमारा क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, क्लासेस ऑफ सीड के अंदर आपका मेजर जो क्लासेस है उनको पढ़ा जाता है, ठीक है, जो रिकॉग्नाइज्ड क्लासेस हैं। उसके बाद में मैंने क्या बोला, इंडिया के बाहर एक क्लास और होती है जिसको हम रजिस्टर्ड क्लास बोलते हैं, उसका कलर जो होता है वो आपका पर्पल कलर होता है, लेकिन वो आपके लिए नहीं आएगा, केवल ये पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितना है। तो वो इंडिया की रिस्पेक्ट में आंसर पूछ रहा है, आंसर क्या रहेगा 4, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या रहता है, जो इन्होंने बोला रजत तायडे ने बिल्कुल सही बोला बेटा, कि ट्रुथफुल लेबल सीड भी होता है। देखो बेटा, ट्रुथफुल लेबल सीड क्या होता है, ये आपका एक रिकॉग्नाइज्ड क्लास नहीं है, ये एक अलग सेपरेट क्लास बनाया गया, ये उनके लिए बनाया गया जो प्राइवेट अपने लेवल पर सीड का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, चाहे प्राइवेट कंपनीज करती हैं या आपका मेरे जैसा कोई पर्सन मतलब प्रोडक्शन करने लग जाए सीड की, तो उसके लिए भी क्या है आपका ट्रुथफुल लेबल सीड है। इसमें बोला जाता है कि जो भी पर्सन इसका सीड का प्रोडक्शन कर रहा है वो क्या करेगा, इसके ऊपर खुद अपना एक लेबल लगाएगा। लेबल का कोई कलर नहीं है, लेबल का कोई साइज नहीं है, जहां मर्जी लिख दो, पर उसमें मेंशन होना चाहिए कि सीड क्या है, कौन सी क्रॉप का है, कौन सी वेराइटी का है, जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है, जेनेटिक प्योरिटी कितना है, फिजिकल प्योरिटी कितना है, और उसके अंदर होने वाली सभी गतिविधियों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वो खुद रहेगा जो उसका सीड का क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, जो उसके ऊपर लेबल लगा रहा है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर याद रखना, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज के सीड आप लोग ज्यादातर देखते हो उनके ऊपर जो कलर टैग लगा रहता है वो कैसा रहता है, आपका ट्रुथफुल लेबल सीड ही होता है, ठीक है। अब याद रखना यहां पर दोनों में डिफरेंस होता है, ट्रुथफुल में और सर्टिफाइड में। पूछा जाता है कि फार्मर के पास मोस्टली अवेलेबल सीड कौन सा होता है, सर्टिफाइड। कौन सा होता है आपका, सर्टिफाइड, ठीक है। सर्टिफाइड सीड को जो सर्टिफिकेशन मिलता है वो 9 मंथ के लिए मिलता है। कितने मंथ के लिए मिलता है आपका, 9 मंथ के लिए मिलता है। और याद रखना उसको एक्सटेंड किया जा सकता है फिर कितना, 6 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। जब तक उसकी क्वालिटी में कोई डिटेरियोरेशन नहीं देखने को मिलेगा तब तक उसका वैलिडिटी क्या होता रहेगा, एक्सटेंड होता रहेगा टिल द 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा कि जो आपका सर्टिफाइड सीड है उसको सर्टिफिकेशन करने के लिए 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, एक सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर और एक सीड इंस्पेक्टर। बट ट्रुथफुल लेबल सीड की जांच जो करता है वो केवल और केवल सीड इंस्पेक्टर करता है, यहां पर सर्टिफिकेशन ऑफिसर नहीं होता। क्यों, क्योंकि सर्टिफिकेट तो देना ही नहीं है, और सर्टिफिकेट कौन देता है, सर्टिफिकेशन ऑफिसर देता है, तो इसलिए यहां पर ये पर्सन इन्वॉल्व नहीं रहेगा। लेकिन यहां पर ये पर्सन क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब यहां पर आपका क्या है कि सीड प्रोडक्शन आप लोग करोगे तो उसके अंदर ट्रुथफुल लेवल सीड भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए अब यहां पर कुछ चीजें और भी हैं। हाँ, अब एक चीज और बताऊंगा यहां पर, जैसे आपने कई बार बेसिक सीड, प्री बेसिक सीड, इनका नाम सुना है, क्या होते हैं ये। देखो बेटा कुछ नहीं होता, ये ज्यादातर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं। इनकी बात अगर हम करें तो फॉर एग्जांपल कहीं किसी दूसरी कंट्री से आप लोग सीड लेकर आते हो तो उसके लिए क्वालिटी पैरामीटर होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं बेसिक सीड, प्री बेसिक सीड, है ना। तो वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है ना, तो हम उनको कभी इसके लिए फोकस नहीं करते। वैसे मैंने लिख दिया इसके अंदर, अगर किसी को पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ लेना, ठीक है। और फिर भी वो कहते हैं ना इलाज ही नहीं है, तो ये आपका बेटा यहाँ पर क्या रहे, ठीक है, कर लोगे इसको। ये तो मैंने ऑलरेडी करवा दिया आपको। सर्टिफाइड और इसके बीच में डिफरेंस भी यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, मेंशन कर दिया है, ठीक है। सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर एंड सीड इंस्पेक्टर कैन टेक द सैंपल और इंस्पेक्ट, किसको, सर्टिफाइड सीड को। ये आपका किसके द्वारा हो रहा है, सीड इंस्पेक्टर के द्वारा हो रहा है। सीड इन्विगोरेशन और सीड प्राइमिंग, ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। क्या बोला, सीड इन्विगोरेशन। देखो सीड इन्विगोरेशन का मतलब क्या होता है कि आपका सीड की हार्वेस्टिंग के बाद, क्रॉप को हार्वेस्ट करते रहते हो आप, तो उसका जो सीड होता है उसको हार्वेस्टिंग के बाद इस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन देना कि वो आपका नेक्स्ट टाइम पर जब जर्मिनेट किया जाए फील्ड के अंदर तो वो आपका प्रॉपरली जर्मिनेट करे, उसको ट्रीटमेंट करके रखना, उसको स्टोरेज के लिए प्रॉपर मॉइस्चर देना, ये सारी कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, सीड इन्विगोरेशन में होती है। लेकिन सीड प्राइमिंग में क्या होता है बेटा, सीड इन्विगोरेशन में क्या हुआ, पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट टू इंप्रूव द जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ और टू फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ सीड एंड अदर मटेरियल रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सोइंग। मतलब सोइंग ऑफ टाइम के लिए हम उसको क्या करेंगे, रेडी करेंगे। लेकिन सीड प्राइमिंग में क्या होता है कि जर्मिनेशन से पहले हम जर्मिनेशन प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर जो मॉइस्चर वगैरह, टेम्परेचर वगैरह जो मेंटेन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड प्राइमिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रात को आपने भिगो के रखा सीड,
बोलते हैं ना कि 24 आवर पहले सीड को भिगो कर रखो, 2 घंटे पहले सीड को भिगो कर रखो, वो हमारा क्या होता है, सीड प्राइमिंग होता है। क्या होता है आपका, सीड प्राइमिंग होता है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा इनकी डेफिनेशन से, ठीक है। इसके बाद ये मैंने आपको दिखा दे दिया यहाँ पर प्री बेसिक सीड, बेसिक सीड, ठीक है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना, अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप, ऑफन क्रॉस और वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप। आंसर आपके सामने है, ये टेबल आपका पूरा का पूरा। वेराइटी, वेराइटी क्या है, अब देखो एक होता है लोकल, एक होता है ब्रेड। ब्रेड का नाम ही इंक्लूड कर रहा है, अब इसका मतलब ये नहीं कि सर ब्रेड खा के बनाई थी इन्होंने, है ना, इसका मतलब क्या है, ये हाइब्रिड है आपका, किसके बीच में, दो अलग अलग आपकी उसके बीच में। लेकिन यहां पर हाइब्रिड भी डिपेंड करता है कि एक नॉन हाइब्रिड है और एक आपका हाइब्रिड है। नॉन हाइब्रिड का मतलब है जब होमोलोगस जेनिस, आपका जो होमोजीनस मटेरियल होता है उससे आप लोग प्रिपेयर करते हो वेराइटी को, सेम कैरेक्टर सेम सब कुछ है, उन दोनों के बीच में क्रॉस करवा दोगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन हाइब्रिड वेराइटी होगा। लेकिन हाइब्रिड कब होगा, दो अलग अलग वेराइटीज को आप लोग जब क्रॉस करवाओगे तब जो निकल कर आएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड वेराइटी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर लोकल वेराइटी का मतलब क्या है, जो लोकल आपका लेवल पर प्रोड्यूस किया जा रहा है, फार्मर्स के लेवल पर या फिर आपका नॉर्मल आपके किसी छोटी कंपनी के बेस पर, वो हमारा क्या रहेगा, आपका लोकल वेराइटी रहेगा। इसको कोई ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत प्रिपेयर नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर क्या रहेगा आपका, इसके अंदर हमने जो आपका नॉन हाइब्रिड है उसको हमने दो पार्ट में फर्दर डिवाइड कर दिया, एक आपका ओपन पोलिनेटेड और एक आपका सिंथेटिक, और एक आपने कंपोजिट वैरायटी का भी नाम सुना होगा। देखो सिंथेटिक और कंपोजिट वैरायटी का मतलब क्या होता है, सिंथेटिक होती है जब आप सीड को मिक्स कर देते हो, क्या कर देते हो, आपका सीड को मिक्स कर देते हो, दो आप पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल कोई भी वैरायटी थी, कोई भी क्रॉप थी, उनके सीड को आपस में क्या किया, मिक्स किया, और उससे जो आपका वहां पर सीड को प्रोडक्शन करोगे, मिक्स करके उसकी सोइंग कर दोगे, वो हमारा क्या होता है आपका, वो क्या होता है आपका, क्या होता है आपका, सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन होता है। कंपोजिट में क्या रहेगा, आप दो वेराइटीज की अलग अलग लाइन को ग्रो करते हो, एक लाइन ए की फिर बील की लाइन, दोनों को ओपन पोलिनेशन में ग्रो करवाते हो, वो हमारा क्या रहेगा, कंपोजिट वैरायटी रहेगा। लेकिन ओपन पोलिनेटेड वैरायटी क्या होती है, जब आप दो क्रॉस पोलिनेटेड वैरायटीज को आपस में ग्रो करवा के मिक्स की फॉर्म में ग्रो करवा देते हो, फिर उनका ओपन पोलिनेशन के लिए उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और जो भी आपके सिमिलर दिखते हैं उनको आप लोग क्या कर लेते हो, हार्वेस्ट कर लेते हो और उनको एज ए वैरायटी रिलीज कर देते हो, वो हमारी क्या रहेगी, ओपन पोलिनेटेड वैरायटी रहेगी। दोबारा सारे बताता हूं, देखो मैंने क्या किया, एक ए वैरायटी ली, एक बी वैरायटी ले ली मैंने, दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिक्स किया और ग्रो करवा दिया। अब क्या किया, इनको ओपन पोलिनेशन करने दिया, और हो सकता है ये वैरायटी दो ना हो, एक भी हो सकती है। इसके अंदर क्या किया मैंने, ओपन पोलिनेशन इसको होने दिया, हो गया। होने के बाद जो बेस्ट सीड आएंगे, बेस्ट जो प्लांट आएंगे, उनके सीड को मैं सेपरेटली हार्वेस्ट कर लूंगा, ठीक है। वो हमारा क्या रहता है, ओपन पोलिनेटेड वैरायटी के अंडर में कंसिडर करते हैं, वो अलग चीज है, उसको मत घुसा यहाँ पे, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर मुझे और कहीं घुसना पड़ेगा, ब्रीडिंग प्रोग्राम सारे लाने पड़ेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। देख याद रखना, यहां पर क्या बोला मैंने, सिंगल वेराइटी को ओपन पोलिनेशन में ग्रो करवाते हो, और दो आपकी ऐसी वेराइटी भी तो हो सकती है ना, सिमिलर कैरेक्टर हो, सिमिलर मॉर्फोलॉजी हो, उनको क्या बोलते हैं, वो उनकी वेराइटीज के अंदर थोड़ी बहुत डिसिमिलरिटी हो, उसको आपका कहीं ना कहीं क्रॉस में नहीं माना जाता। क्रॉस में माना जाता है जब आप दो डिस्टिंग्विश वेराइटी को क्रॉस में करवाते हो, ठीक है। आपने मैंगो वगैरह के हाइब्रिड प्रोड्यूस करते हुए देखे होंगे ना, नहीं सुने क्या? हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मैं आपको सही ढंग से बताता हूं। देखो हाइब्रिड जब प्रोडक्शन करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, हम दो डिसिमिलर वेराइटीज को, जिनके आपस में कोई कैरेक्टर मैच नहीं करते हैं, उनको जब आपस में क्रॉस करवा के जो आपका ब्रीड तैयार करते हैं, वो हमारा हाइब्रिड होता है, ठीक है। इसके अंदर मैं बार बार पहले शब्द क्या बोला कि आपका सिमिलर कैरेक्टर वाली वेराइटीज को आपस में क्या करवा रहे हो, ओपन पोलिनेशन के लिए छोड़ रहे हो। उसमें से जो बेस्ट आपका प्रोडक्शन करके लेकर आएगी, सामने आएगी, उसको हम क्या बोल देंगे, आपका उसका हार्वेस्ट करके उसको हम एक ओपन पोलिनेटेड वेराइटी। सिंथेटिक है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, वहां पर उनको ओपन पोलिनेशन के लिए मिक्स करके ग्रो करवा देते हैं। और सेम आपका यहां पर क्या होता है, इसके अंदर कंपोजिट में रहेगा, ये रहा, ठीक है। रैंडमली इनका आपस में क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका हाइब्रिड के टाइप क्या है, सिंगल क्रॉस। एग्जांपल के तौर पे एक ए है और एक आपका बी है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे क्या होगा, इनका ए और ये आपका बी, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, क्या निकल कर आएगा, सी। ये हमारा क्या होता है, सिंगल। डबल क्रॉस में क्या रहेगा,
हो गया। और आपका ये क्या होता है, ये डबल क्रॉस होता है क्या? ये यहां पर ई आया, ये यहां पर एफ आया, दोनों का क्रॉस, ये क्या रहेगा? डबल क्रॉस। याद रखना, गलती भी मत कर देना कहीं, कई बार मेरे जैसे होते हैं कर देते हैं। ये होता है 3 वे क्रॉस जो मैंने अभी बताया था, ए गुना बी, दोनों का सी और डी, ये क्रॉस क्या हो गया आपका? 3 वे क्रॉस। टॉप क्रॉस सुना है आपने, एक ए है एक बी है, इन दोनों को क्रॉस करवाया, क्या निकल कर आया? सी। इसको वापिस से क्या करवा देना, किसके साथ? देखना, फर्स्ट जनरेशन ऑफ ए क्रॉस बिटवीन ए इनब्रीड लाइन और ए सिंगल क्रॉस हाइब्रिड एंड एन ओपन पोलिनेटेड और सिंथेटिक कंपोनेंट। ठीक है, अब यहां पर इसको हम लोग क्या करते हैं, एक ओपन पोलिनेशन वैरायटी या सिंथेटिक क्रॉस करवा के क्या करवा देते हैं आपका? टॉप क्रॉस। नेक्स्ट है, याद रखना यहां पर क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि अगर आपका एक फर्स्ट जनरेशन क्रॉस है, उसको हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं एक ओपन पोलिनेटेड वैरायटी के साथ या सिंथेटिक कंपोनेंट के साथ, तो वो हमारा क्या कंसीडर किया जाएगा? टॉप क्रॉस। ठीक है, या पूछेंगे कि टॉप क्रॉस किसको बोलते हैं, तो ये डेफिनेशन एग्जैक्टली लिखी होगी, और ये क्वेश्चन डेफिनेशन से आएंगे, याद रखना। यहां पर कोई चीज कुछ नहीं होने वाली, सिंपल सी बात है, डेफिनेशन से क्वेश्चन आने वाला है। इंटरवेरिएटल मतलब दो डिफरेंट वेराइटी के बीच में आप क्या करवा रहे हो? क्रॉस करवा रहे हो। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ए क्रॉस बिटवीन द प्लांट ग्रोन फ्रॉम बेसिक सीड ऑफ 2 ओपन पोलिनेटेड वेराइटी। ठीक है, दो आप वेराइटीज का जब क्रॉस करवाओगे वो हमारा क्या निकल कर आएगा? इंटरवेरिएटल। बाकी आप लोग ब्रीडिंग वाले टीचर से बेटर कर पाओगे, कि उसका समझ में ना आए तो फिर बताना भाई। नेक्स्ट आपका क्या है? इंटरनेशनल एनालिसिस सीड सर्टिफिकेट। इसके अंडर में क्या होता है बेटा, आपके 3 सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। ये सर्टिफिकेट के अंदर मैं आपको बता दूं कि 3-4 चीजें हैं, बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। पहला क्या है? ऑरेंज सर्टिफिकेट होता है, दूसरा ग्रीन होता है, तीसरा आपका ब्लू होता है। इसमें जो आपका फॉर एग्जांपल एक होता है सीड लोट, एक होता है सीड सैंपल। सीड लोट होता है पूरा का पूरा सीड जो आपका बल्क में कंपोनेंट होता है, और सीड का सैंपल होता है फॉर एग्जांपल 10 सीड, 15 सीड, 100 सीड, 100 सीड, 500 सीड आपने क्या कर लिया? एक सैंपल लिया और उसकी आप लोग जांच कर रहे हो। यहां पर सीड लोट को पूरा सर्टिफिकेट दिया जाता है, और यहां पर भी सीड लोट को सर्टिफिकेट दिया जाता है। और याद रखना, ये जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसका डेफिनेटली कोई सैंपल तो लेगा। ठीक है, तो इसका सैंपल कौन लेगा और इसको सर्टिफिकेट कौन देगा, यही कहानी है। इसके बेस पर हम इसको क्या कर देते हैं? आपका सर्टिफिकेट दे देते हैं। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, इंटरनेशनली जब कोई सीड प्रोडक्शन किया जाता है और इंटरनेशनली उसको रिकॉग्नाइजेशन जब करना होता है, तो क्या किया जाता है? या तो उसी देश के अंदर कोई मेंबर स्टेशन होगा, या किसी दूसरे देश के अंदर मेंबर स्टेशन होगा। मेंबर स्टेशन किसका? जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सीड साइंस है आपका यहां पर, इसके अंदर उनके द्वारा ये सैंपल आपका लिया जाता है, ये लोग इसके अंदर करते हैं। तो यहां पर क्या रहेगा? डन बाय ए मेंबर स्टेशन एज पर द इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एजेंसी। इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एजेंसी है, इनके प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो मेंबर स्टेशन वहां पर होगा उस कंट्री में, उनके द्वारा क्या लिया जाएगा? सैंपल लिया जाएगा। ठीक है, जिस कंट्री में है उसी में। अब in the same country by the same station who have done the sampling, testing will be, जो सैंपल लेगा वही क्या करेगा? इसकी टेस्टिंग करेगा, और वही इसको क्या देगा? सर्टिफिकेट देगा। समझ में आ गया? ये होता है हमारा ऑरेंज सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है ग्रीन सर्टिफिकेट। ग्रीन सर्टिफिकेट तब लेगा जब सीड लोट को सर्टिफिकेट जब दिया जा रहा है, तो उसके लिए सैंपल कौन लेगा? उसी कंट्री का मेंबर स्टेशन लेगा, पर उसका जो आपका टेस्टिंग है वो किसी दूसरी कंट्री में मेंबर स्टेशन के द्वारा किया जाएगा। और मेंबर स्टेशन किसका है? ये ISTA का। ये मैंने पहले ही मेंशन कर दिया ना आपको, क्योंकि ISTA के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाएगा? आपका ये काम चलेगा। बाय द स्टेशन विच हैज डन द टेस्टिंग, जो टेस्टिंग करेगा वही क्या करेगा? सर्टिफिकेट देगा भाई, ये तो कोई गलत बात नहीं है। नेक्स्ट है ब्लू, तो ये सैंपल के लिए होता है, और इसका सैंपल जो लिया जाता है, सैंपल सबमिटेड एंड नॉट डन अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर स्टेशन। देखो याद रखना, ये यहां पर क्या है कि जो आपका सैंपल है वो सबमिट किया जाता है। सैंपल कोई लेने नहीं आता, यहां पर क्या किया जाएगा? सबमिट किया जाएगा। और सबमिट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसी मेंबर स्टेशन की नहीं होती, लेकिन जहां पर भी सबमिट किया जाएगा, सेम स्टेशन में, किसी दूसरी कंट्री में, वही कंट्री इसको क्या करेगी? आपका सैंपल आपका क्या करेगी? टेस्टिंग करेगी, और टेस्टिंग करने के बाद सर्टिफिकेट भी कौन देगा? वही जो इसकी टेस्टिंग कर रहा है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 सर्टिफिकेट है, ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू।
ऑरेंज, ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या होता है? देखो, ग्रीन सिग्नल मिलना मतलब किसी दूसरी कंट्री के द्वारा ग्रीन सिग्नल मिलेगा, ठीक है। सैंपल तो हमने लिया था, हमारी कंट्री के किसी मेंबर स्टेशन ने लिया था, लेकिन उसका टेस्टिंग किसी दूसरी कंट्री ने दे दी। इसका मतलब सभी कंट्री में क्या मिल गया? ग्रीन सिग्नल मिल गया। लेकिन हमारी कंट्री के किसी मेंबर स्टेशन ने उसको क्या लिया? सैंपल लिया, और उसी ने हमें सर्टिफिकेट दे दिया। उसका मतलब है ऑरेंज, मतलब बत्ती अभी क्या है? आप सड़कों पे जाते हो कि नहीं जाते हो? क्या होता है पहले? क्या होता है? रेड लाइट होती है। रेड लाइट का मतलब कहीं नहीं जा सकते हो। फिर क्या होता है? ऑरेंज आता है कि नहीं आता है? ऑरेंज क्या बोलती है? कि थोड़ा सा रुको। तो इसने कुछ ना कुछ आपको सिंबल दे दिया कि भाई रुक जा, गाड़ी ग्रीन सिग्नल मिलने दे। और जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा आप लोग क्या कर सकते हो? एक्सपोर्ट कर सकते हो। समझ में आ गया? वही बात है। लेकिन ब्लू क्या है? ब्लू जस्ट एक सैंपलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको टैग लेने के लिए ना, जैसे सिंपल सर्टिफिकेट लेने के लिए कि हम जो करते हैं वहां पर, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया? उसके अकॉर्डिंग। ये याद रखने का तरीका बताया मैंने ताकि आपको भूले ना, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए नेक्स्ट, आपका जर्मिनेशन बता दिया था, सीड स्टोरेज, ऑर्थोडॉक्स और आपका रिकैल्सिट्रेंट सीड भी हमने डिस्कस कर दिया था। किया था कि नहीं किया था? कर दिया था। अब आता है बेटा आपका क्या? डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सीड आपका जिंदा है पर वो क्या नहीं कर रहा है? जर्मिनेट नहीं कर रहा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीड डोरमेंसी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं आपका? बोलो बेटा, क्या बोलते हैं? सीड डोरमेंसी, ठीक है। सीड डोरमेंसी उसको बोला जाएगा जिसकी आपकी अगर हम बात करें तो उसके अंदर वायबिलिटी तो है लेकिन वो अभी जर्मिनेट नहीं कर रहा है। रीजन आपके कई हो सकते हैं, या तो इनेट डोरमेंसी हो सकती है या आपका आउटर डोरमेंसी हो सकती है। इनेट यानी कि एंडोजिनस, और एंडोजिनस का मतलब क्या होगा? कि उसकी इनर्ट है ना, उसके अंदर से। एक्सोजिनस का मतलब है कि बाहर से, इन्वायरमेंटल। और कंबाइन का मतलब है कि दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे सोचो कि उसकी बाहर की वजह से है, मतलब एनवायरनमेंट में उसको ह्यूमिडिटी नहीं मिली, वाटर नहीं मिला, लाइट नहीं मिली, तो हम उसको लाइट प्रोवाइड करवा देंगे। अगर लाइट नहीं मिली तो डोरमेंसी ब्रेक डाउन हो जाएगी। उसको अगर टेम्परेचर नहीं मिला तो टेम्परेचर दे देंगे, आपकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। उसको अगर प्रॉपर टाइम पर मॉइस्चर नहीं मिला तो मॉइस्चर दे देंगे, हो जाएगी ब्रेक डाउन, है ना। तो ये सब करने से, उसको हार्मोन नहीं मिला तो हार्मोन क्या कर देंगे? हम उसको प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। ये सब करने से क्या हो सकता है? डोरमेंसी ब्रेक डाउन हो सकता है। देखो, जेनेटिक फैक्टर क्या है बेटा? फिजियोलॉजिकली मैच्योर अगर ना हुआ हो, अभी तक सीड क्या नहीं हुआ? मैच्योर नहीं हुआ, तो डेफिनेटली वो जर्मिनेट नहीं करेगा। एम्ब्रियो डोरमेंसी, किसी वजह से एम्ब्रियो डेवलप ही नहीं हो पाया आपका। नेक्स्ट है अंडर डेवलप कोटिलिडन, जो कोटिलिडन है वो आपके प्रॉपर्ली डेवलप ना हो पाए हो। इमेच्योर एम्ब्रियो, वही बात एम्ब्रियो के साथ आपका फिर आ गया। नेक्स्ट है यहां पर कोट इम्पोज्ड डोरमेंसी, मतलब बाई चांस किसी का सीड क्या होता है? बहुत ज्यादा हार्ड कोट होता है, तो डेफिनेटली वो आपका हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड रुकना, एम्ब्रियो ये भी हो गया, ये तो उसी के साथ आ जाएगा। इम्बिबिटरी हैबिट, हाँ अब सुनो बेटा, इसके अंदर क्या रहता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने क्या बोला कि उसका हार्ड कोट है बाहर से, तो डेफिनेटली उसका हार्ड कोट क्या करना पड़ेगा? या तो सॉफ्ट करना पड़ेगा या ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तभी वो सीड क्या कर सकता है? जर्मिनेट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे बेर का सीड आप लोग जानते होंगे, बेर का सीड बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है। उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग हथौड़े का भी यूज कर सकते हैं। आपके किसको यूज कर सकते हैं हम? हथौड़े को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हैमर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं कि इसके अंदर आपके दो इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं। वैसे देखो, लाइट है तो लाइट वाला आ जाएगा, उसके लिए अगर वहां पर फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर केमिकल की रिक्वायरमेंट है तो केमिकल ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है। या फिर वहां पर लाइट की रिक्वायरमेंट है तो लाइट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दो मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में बहुत बार आते हैं। एक आपका स्कैरिफिकेशन और एक आपका स्ट्रेटिफिकेशन। क्या होता है आपका? स्ट्रेटिफिकेशन। मैं बताता हूं इसके अंदर क्या होता है, लेकिन अभी सुनिए। स्कैरिफिकेशन, आपने एक एड देखी होगी जिसके अंदर आपको वो गाइड करता है कि भाई स्कैर फ्री स्किन, सुना होगा आपने, है ना। एक माधुरी दीक्षित की आती है और एक शाहरुख खान की आती है ना। मैन के लिए और वुमेन के लिए, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, क्या बोलते हैं? स्कैर फ्री स्किन। स्कैर का मतलब क्या होता है? दाग जो आपके फेस पे आ जाते हैं, है ना। अब एक बात बताओ, आपके फेस पे दाग है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्कैर। और यहां पर हमने क्या करना है? स्कैरिफिकेशन, मतलब उसके ऊपर दाग क्रिएट करने हैं। अब दाग कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हो जरा सोचो, है ना। किसी के हथौड़ा मार दोगे तो क्या होगा? दाग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा भला आ जाएगा, है ना। अच्छा, किसी को चाकू मार दोगे तो क्या होगा? दाग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा, गर्म पानी भर के फेंक दूं तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा भला आ जाएगा। तेजाब फेंक दूं तो और भी अच्छा भला आ जाएगा,
है ना। तो मतलब जो आपकी बॉडी पे स्कैर कर सकता है, याद रखना, वही वहां पर भी क्या कर सकता है। चाहे आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट करो, चाहे उसको चाकू से रगड़ो, चाहे आप टम्बलर से रगड़ो, चाहे उसको हैमर से रगड़ो, चाहे आप उसको किसी भी प्रकार से कुछ भी करो, अगर उसका सीड कोट या तो सॉफ्ट कर दो या सीड कोट ब्रेक डाउन कर दो, दैट विल कम्स अंडर द स्कैरिफिकेशन। स्कैर मतलब दाग। तो यहां से याद रहेगा कि हमारा कूल टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर में तो नहीं जाओगे आप लोग, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन होता है। स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होगा, आपका सीड को प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाता है। अगर सीड को लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है तो लो टेम्परेचर दे दिया जाएगा, और अगर सीड को क्या है, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है तो हाई टेम्परेचर दे दिया जाएगा। पहला काम क्या करेंगे, उसको ग्रो ही वहां पर करवाओ जहां पर टेम्परेचर लो है। अगर ज्यादा ही उसको रिक्वायरमेंट है तो नाइट के टाइम पर सर्दियों में बाहर रख दो, सीड आपका क्या कर जाएगा, वैसे ही उसके अंदर ठंड पड़ जाएगी, क्योंकि रात नाइट के टाइम पर क्या होता है, ठंड ज्यादा होती है। उसको आउटर साइड में रख दो, या फिर भाई फ्रीज आपके घर में है, फ्रीज में डाल के रख दो। क्या होगा, सीड को आपका क्या मिल जाएगा, कूल टेम्परेचर मिल जाएगा। यही तो होता है कि उसको प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना। गॉट द पॉइंट और नॉट। ये हमारे क्या होते हैं, टेम्परेचर ट्रीटमेंट होते हैं। और टेम्परेचर ट्रीटमेंट किसके अंडर में आएगा, स्ट्रेटिफिकेशन के अंडर में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेजर जो पार्ट हो चुका है, लेकिन एक दो पॉइंट आपके बचते हैं, जैसे कि सीड को हार्डनिंग करते हैं तो केमिकल कौन कौन से होते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। कई बार पूछा जा चुका है कि पोटेशियम नाइट्रेट क्या हेल्प करता है, आपका सीड हार्डनिंग में हेल्प करता है। पोटेशियम क्लोराइड क्या हेल्प करता है, सीड हार्डनिंग में हेल्प करता है। हार्डनिंग का मतलब होता है कि अगर ड्रोट कंडीशन में हम लोग कहीं ग्रो करवा रहे हैं तो उस केस में वो आपका क्या करेगा, सीड जर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये रहे बेटा आपके मेजर पॉइंट जो सीड के लिए हमने डिस्कस किए थे। मेरे अकॉर्डिंग, मेरी तरफ से जो सीड है वो क्या होता है, आपका कंप्लीट होता है बेटा। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बोलो, वरना आपका यहां पर मेरी तरफ से क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। स्कैरिफिकेशन रिपीट करना। स्कैरिफिकेशन का मतलब है कि जब भी सीड कोट आप लोग सॉफ्ट करते हो, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हो, उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, आपका स्कैरिफिकेशन। आइदर आप लोग हॉट वाटर ट्रीटमेंट दे सकते हो सीड को, चाहे आप उसको जो है किसी एसिड मतलब सॉल्यूशन में डिप कर सकते हो, चाहे उसको आप लोग जो है हार्ड कोट को किसी चाकू से रगड़ भी सकते हो, या फिर आप टम्बलर से उसको रगड़ सकते हो। उसी केस में वो क्या रहेगा, आपका यहाँ पर है जो है स्कैरिफिकेशन, ठीक है। चलिए बेटा, ये हमारी तरफ से क्या हुआ आज का लेक्चर।